Hello students, today we will start the revision of lesson number 5 that is periodic classification of elements। ये हमारी केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है और CBSE ने इस चैप्टर में कोई भी जो सिलेबस है वो रिड्यूस नहीं किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, जैसे सेम टाइप की चीज़ों को एक तरफ रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपका ज्योमेट्री बॉक्स है तो ज्योमेट्री बॉक्स में अगर आप सब चीज़ें रखोगे, पेंसिल भी रखोगे, पेन भी रखोगे, इरेजर, शार्पनर, स्केल्स भी सभी मिक्स करके रख दोगे तो आपको उसको पिक करने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि उसकी एक साइड पे ज्योमेट्री बॉक्स के अगर दो साइड्स हों तो एक तरफ हम स्केल रखते थे, दूसरी तरफ हम पेंसिल्स रखते थे, पेन को हम अलग से रखते थे, तो हम सेपरेट सेपरेट करके चीज़ों को रखते हैं सो दैट हमें वो ढूंढने पे आसानी से मिल जाए। तो इसी तरह से कुछ हुआ एलिमेंट्स के साथ। अब सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेटा एलिमेंट्स होते हैं जिसमें वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, क्लियर। जैसे आपके पास बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें बहुत सारे कलर्स की बॉल हैं प्रेजेंट, रेड, ब्लू, येलो, जितनी भी कलर्स आप ले लो। तो अगर उसमें से जितनी भी फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर वाली बॉल्स हम इकट्ठे कर लें, कोई भी कलर ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं, या ब्लू कलर वाली बॉल्स को इकट्ठे करके एक अलग से न्यू बॉक्स में डाल दें तो वो क्या बन गया, वो एलिमेंट बन गया। एलिमेंट मीन्स विच इज़ हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, जिसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे, उसको बोलेंगे हम एलिमेंट्स। तो ये तो हुई एलिमेंट्स की बात। क्लासिफिकेशन का भी मतलब आपको पता लग गया। क्लासिफिकेशन का मतलब अलग अलग रखना। अगर आपकी मदर ने किचन में देखो सामान रखा होगा तो चाय पत्ती एक तरफ रखी होगी, शुगर एक तरफ रखी होगी, सॉल्ट अलग से रखा होगा, ऐसा तो नहीं है ना मिक्स करके रखा हुआ है। तो हाँ, जब हम चीज़ों को अलग अलग करके रख देते हैं तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब आप देखिए हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। अब तक हमारे पास टोटल है 114 एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ साथ साथ। उनमें से अगर हम देखें तो 1800 ईयर तक कितने एलिमेंट्स हमारे पास थे। 1800 ईयर जब था, बहुत साल पहले, हमारे पास सिर्फ 30 के करीब एलिमेंट्स थे। लेकिन अब तक हमारे पास कितने, अब तक तो कुछ ज़्यादा ही हैं, लेकिन हम बुक के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स हैं। और अब हम देख लेते हैं 5.1 आर्टिकल में क्या है कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। देखो अगर आप कोई शॉप पे जाते हो, मैंने आपको पहले ही समझाया इस बात को, दोबारा से उसी बात को हम रिपीट करेंगे कि जैसे हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में बांटा ना, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। उसी तरह से अगर आप किसी भी शॉप में जा रहे हैं, जैसे किराना की शॉप में जा रहे हैं, तो वहाँ पे सोप्स अलग से पड़े होंगे, डिटर्जेंट अलग से पड़ा होगा, बिस्किट्स अलग से होंगे, तो हर एक का एक अलग से रैक में रखा हुआ इन लोगों ने, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्लासिफिकेशन कर रखी है। तो इसी तरह जो साइंटिस्ट थे उनके पास भी जब एलिमेंट वन बाय वन डिस्कवर होना शुरू हुए तो उनके पास ये प्रॉब्लम आ गई कि कौन से एलिमेंट को हम कहाँ पे रखा जाए, क्लियर। तो क्योंकि जब एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हो रहे थे तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो अपने एलिमेंट्स थे उनको दो तरह से डिवाइड कर दिया। उन्होंने डिवाइड कर दिया उसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे साइंटिस्ट आए उन लोगों ने किस तरह से उनको जो है डिफ्रेंशिएट किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, वो अब हम देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था डुबर्नियर्स, और जो डुबर्नियर ने हमें बताया उनको हम ट्राइड्स के नाम से जानते हैं। ट्राइड्स का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए ग्रुप है। तो जो डुबर्नियर थे वो 1817 में उन्होंने अपना जो है इसके ऊपर एक हमें थ्योरी दी, या हमें बना के दिया क्लासिफिकेशन। तो उनका पूरा नाम था जॉन वॉल्फगैंग डुबर्नियर, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। डबर्नियर के समय में ग्रुप्स जो थे उनको क्या कहा गया, ट्राइड्स, ट्राइड्स कहा गया। डबर्नियर ने क्या किया कि उन्होंने 3 ग्रुप्स बना दिए जिनको मैंने बताया कि ट्राइड कहा गया। और हर एक ट्राइड में, जैसे ये ट्राइड 1 है, ये ट्राइड 2 है, ये ट्राइड 3 है, हर एक ट्राइड में ओनली कितने एलिमेंट्स आए, सिर्फ 3 एलिमेंट्स आए, क्लियर। 3 एलिमेंट्स इन 1 ट्राइड। तो मतलब उसने, डबर्नियर ने कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, वो टोटल 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाया। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि डबर्नियर ने 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। ये देखिए, ये है डबर्नियर ट्राइड,
जैसे देखिए ये फर्स्ट उठा लीजिए ट्राइड, उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकंड वाले में भी 3 ट्राइड्स हैं, थर्ड वाले में भी 3 ट्राइड्स हैं। अब उसने एक बहुत अच्छा लॉ दिया कि उसने ये बोला कि जो मैंने एलिमेंट्स रखे हैं ये मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से मैंने रखे हैं। जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका मास थोड़ा कम होगा, सेकंड वाले का लिथियम से ज़्यादा होगा, एंड जो ये पोटेशियम है इसका मास सोडियम से ज़्यादा है। तो इस तरह से उसने अरेंजमेंट किया इन एलिमेंट्स का। अब बेटा जो देखने वाली बात है, डबर्नियर में एक ख़ास बात ये भी है कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट का मास और लास्ट एलिमेंट का मास यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मासेस को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो आपके पास जो मास है वो किसका आ जाएगा, मिडल वाले एलिमेंट का। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी आपको दी है इसमें हम यही चेक करेंगे, इसमें आप लोग यही चेक करेंगे कि क्या ये फर्स्ट और थर्ड को जब हम प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये मिडल वाला मास आएगा। अगर वो आ जाएगा इसका मतलब वो डबर्नियर ट्राइड है, अगर वो नहीं आएगा मिडल वाले मास के इक्वल तो वो डबर्नियर ट्राइड नहीं है। तो इनमें से जब आप सॉल्व करके देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये डबर्नियर ट्राइड की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ये आ रहे हैं एंड ये आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का, ये सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या किस तरह से ये फॉलो कर रहा है डबर्नियर ट्राइड। सो लिथियम का मास हमारे पास होता है 6.9, ठीक है, तो हम इसको 7 ले लेते हैं। एंड सोडियम का होता है 23 एंड मेरे पास पोटेशियम का होता है 39। तो अब हम मैंने आपको बोला फर्स्ट एंड लास्ट वाले को हम करेंगे प्लस, 39 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 46। अब हम इसको करेंगे 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड करने पे अगर तो हमारे पास ये मिडल वाला मास आ गया इसका मतलब ये डबर्नियर ट्राइड फॉलो कर गया है। देखिए तो ये मैंने जब किया इसको डिवाइड 2 से तो यस मेरे पास ये 23 आ गया विच इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो इस तरह से डबर्नियर ट्राइड को हमने देखा कि डबर्नियर ने 2 बातें कही। सबसे पहले उसने कितने ग्रुप्स बनाए, उसने 3 ग्रुप्स बनाए जिनको उसकी लैंग्वेज में ट्राइड्स बोलेंगे। हम अब इस चैप्टर में हम ट्राइड वर्ड यूज़ करेंगे, ग्रुप यूज़ नहीं करेंगे डबर्नियर के लिए। उसके बाद उसने कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, उसने टोटल 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। और नंबर 3 पे उसने जो एलिमेंट्स थे उनको किस तरह से क्लासीफाई किया, उसने उसको प्लेस किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से। और व्हेन वी ऐड द first element, atomic mass of first element and atomic mass of last element, we will get the atomic mass of middle element। तो ये जो बातें थी वो हमने डिस्कस करी हैं डबर्नियर के केस में। अब नेक्स्ट हम करेंगे न्यूलैंड केस। नाउ स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डबर्नियर के केस में क्या लिमिटेशन रही थी। तो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। डबर्नियर के केस में लिमिटेशन एक ही थी कि सिर्फ उसने ना सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई किया। इसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनको कहाँ पे रखा जाएगा अगर वो डिस्कवर होते हैं तो इसके बारे में उसने कुछ नहीं हमें बताया। तो उसकी हाफ नॉलेज थी, वो हमारे लिए इतना काम का नहीं, जो है उसका प्रोडक्ट टेबल जो उसने उस समय पर बनाया वो नहीं इतना सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसको क्या समझेंगे, डबर्नियर के बाद जो साइंटिस्ट आए 1866 में, जॉन न्यूलैंड, इन्होंने भी वही फार्मूला अपनाया। इन्होंने कहा कि जो हम अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे एलिमेंट्स का वो हम करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से। जैसे डबर्नियर ने भी कम मास वाले को पहले रखा, उससे ज़्यादा मास को बाद में रखा, देन उसके बाद वाले को उसके बाद प्लेस करते रहे, जो मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही न्यूलैंड ने प्लेस करे एलिमेंट्स। अब देखिए इसके जो पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे जो कि आपको टेबल नंबर 5.3 है यहाँ पर, दिस वन, इसके पास इसके समय पे या इसने 56th एलिमेंट को क्लासिफाई किया। न्यूलैंड डबर्नियर ने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, इसने 56 एलिमेंट्स को जो है टाइम उसका पीरियोडिक टेबल बनाया। अब देखिए इसने खास बात ये कही, इसने फर्स्ट नंबर पे रखा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसका मास सबसे ज़्यादा कम है। इसके बाद जो 56th नंबर पे इसने एलिमेंट रखा उसका नाम था थोरियम।
और इसके बारे में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव मतलब 8, इसने 8 का एक रूल चलाया जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। इसने कहा कि अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें और लिथियम के बाद आप देखिए, अगर आप अब के टाइम टेबल में लिथियम के बाद अगर 8th एलिमेंट को देखेंगे तो 8th एलिमेंट आएगा हमारे पास सोडियम। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड अगर हम लिथियम, वेट करो, अगर हम लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हैं, ये न्यूलैंड ने कहा। न्यूलैंड ने कहा एवरी 8th एलिमेंट विल रिजेंबल टू द फर्स्ट। जैसे लिथियम से काउंटिंग शुरू करें और जहाँ पे 8th आता है वो होता है सोडियम। उसने न्यूलैंड ने कहा कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सेम होंगी। इसी तरह से उसने कहा कि बेरिलियम के बाद अगर हम काउंटिंग शुरू करें तो मैग्नीशियम आएगा 8th नंबर पे, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम रहती हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड एवरी 8th एलिमेंट पोजेसेस द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू द फर्स्ट। हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से रिलेट करेगी, तो इसीलिए इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा जाता है। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसकी लिमिटेशंस करेंगे जो है पेज नंबर 81 पे। देखिए बेटा 5.3 टेबल पे आपको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। इसके बाद हम लिमिटेशंस करेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमने बोला, अभी पीछे देखा, डिस्कस करा कि एवरी 8th एलिमेंट पोजेसेस द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू द फर्स्ट। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच करेंगी, लेकिन ऐसा सिर्फ कैल्शियम तक ही पॉसिबल हो पाया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। जब हमने 20 एलिमेंट्स तक ही ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो सेटिस्फाई कर रहा था, इसके बाद के एलिमेंट्स को जब हम कुछ चेक करते हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी कि उसने सिर्फ 56 एलिमेंट को ही क्लासीफाई किया, वो उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाया, या उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसेस वगैरह नहीं छोड़ी कि अगर आने वाले समय में कोई एलिमेंट डिस्कवर होता भी है तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। थर्ड इसका लिमिटेशन क्या है कि उसने एक स्लॉट में ना 2-2 एलिमेंट्स को रख दिया। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, उसने ये भी नहीं बताया कि वाई ही इज़ पुटिंग कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट। ठीक है, एंड तीसरे नंबर पे फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमाइन, इनको उसने एक ही ग्रुप में डाला। देखिए वर्टिकल जा रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमाइन, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में ही मैच नहीं कर रही, ये आपस में बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, फिर भी उसने इन तीनों को एक ही ग्रुप में प्लेस किया। तो इसके बारे में भी उसने कोई रीज़न नहीं बताया। तो हम लास्ट में एक पॉइंट पढ़ते हैं कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये हमेशा लाइटर एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 20 एलिमेंट्स तक की बात करें तो इन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जब हम हायर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये रूल जो है वो फेल हो जा रहा है। तो ये था हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आई होप अब आप जो ये क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3 इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल नंबर 5.2 मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखिए न्यूलैंड में कुछ हमें, वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल नंबर 5.2 मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखिए न्यूलैंड में कुछ हमें लिमिटेशंस मिली। न्यूलैंड में लिमिटेशन मिलने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अब पैटर्न बनाना शुरू कर दिए कि पीरियोडिक टेबल आखिर फॉर्म कैसे किया जाए, कौन से एलिमेंट को किस प्लेस पे रखा जाए, किसको पहले रखा जाए, किसको बाद में रखा जाए। तो इस पर ना काफ़ी ज़्यादा स्टडी होना शुरू हो गई। तो अब आते हैं हमारे मेंडलीव और हम चलेंगे पेज नंबर 82 पे। बच्चों मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम इनका पूरा नाम देख लेते हैं। डिमिट्री इनोविच एंड मेंडलीव, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट वो कंट्रीब्यूशन दिया पीरियोडिक टेबल के लिए। सेम इनका लॉ भी किस पे बेस था, इनका भी जो क्लासीफाई इन्होंने करना शुरू करा वो बेस किस पे था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक मासेस के हिसाब से क्लासीफाई अच्छे से कर पाते हैं, इनका भी यही मानना था। क्लियर। अब हम चलते हैं यहाँ पर। जब मेंडलीव ने अपनी स्टडी स्टार्ट करी तब तक 63 एलिमेंट्स आ चुके थे। देखिए डबर्नियर ने 9 करे थे और डबर्नियर के बाद कौन आया, न्यूलैंड। यस, न्यूलैंड ने
59 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। और जब मेंडलीव आए, मेंडलीव के समय में 63 एलिमेंट्स जो थे वो नोन हो चुके थे उस टाइम पे। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने रिलेशनशिप को फाइंड करना शुरू करा कि क्या रिलेशनशिप है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास में और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है एटॉमिक मास के। तो उसने इसके बारे में स्टडी किया। तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए ना लाइंस, आपने भी अपनी बुक में वो हाईलाइट कर लेनी है। आप उनको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों हर एलिमेंट की अगर आप मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहा तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने रिएक्शन करवाए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो तभी होंगी ना डिस्कस। तो मेंडलीव ने क्या किया, कंपाउंड्स फॉर्म करना शुरू करे हर एक एलिमेंट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। क्या किया मेंडलीव ने कंपाउंड्स फॉर्म करना शुरू करे, क्योंकि अगर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, कंपाउंड बन जाएंगे। तो एलिमेंट क्या किया मेंडलीव ने कंपाउंड्स फॉर्म करना शुरू किए। उसने एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाना शुरू किया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ। अब जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्यों लिया उसने, क्वेश्चन आ सकता है आपको। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उसने इसलिए पिक किया क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं ईजिली, ठीक है। और इनसे जो इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो उसने क्या किया, 63 कार्ड्स ले लिए। 63 कार्ड्स पे उसने हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिखना शुरू कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टी को लिखना शुरू कर दिया। देन उसने ये सभी एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने रिएक्शंस करवा के देखे और कुछ ना कुछ अपने नोट्स जो थे इन पेजेस पे लिख दिए। अब जब उसने इसको प्लेस किया वॉल पे 1 बाय 1 करके, तो उसको ये मानना पड़ा कि वाकई जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से अरेंज हुए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। क्लियर। तो क्या हो गया, ऑन दिस बेसिस मेंडलीव ने मतलब रिएक्शंस करवा के ये चेक करने की कोशिश की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन है भी एटॉमिक मासेस के साथ या नहीं। यस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन निकला एटॉमिक मासेस के हिसाब से। और वो कैसे निकला कि जो कम एटॉमिक मास है वो पहले नंबर पे आया, बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस जो हैं वो साइड बाय साइड अरेंज होना शुरू हो गए। जैसे हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे आया क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास उससे ज़्यादा है। तो इस तरह से उसने एलिमेंट्स को प्लेस किया और उसने एक लॉ दिया, ये आपने बहुत याद रखना है, अच्छे से पेपर में आता है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मासेस का। कि अगर हम एटॉमिक मास चेंज कर देंगे तो प्रॉपर्टीज़ भी एलिमेंट्स की वो चेंज हो जाएंगी। तो इसको आपको एज सच याद रखना है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब मेन फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के। अगर हम एटॉमिक मास चेंज कर देंगे तो येस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। और दो बातें जो मेंडलीव ने आपको इस यहाँ पे पॉइंट पे याद रखनी है कि जो उसने अपना टेबल बनाया, उस टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल क्या होते हैं इस तरह से, वर्टिकल कॉलम्स को उसने नाम दे दिया ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रॉज, हॉरिजॉन्टल इस तरह से इनको क्या दे दिया नाम, पीरियड्स। ठीक है, अब हम इसका टेबल देख लेते हैं। तो बेटा ये हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, टेबल नंबर 5.4। आपको पेपर में आ सकता है कि कितने ग्रुप्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कितने थे ग्रुप्स, 8। आपको पूछ सकते हैं कितने पीरियड्स थे, तो कितने पीरियड्स थे, 1 से लेकर 6 पीरियड्स थे। तो ग्रुप कितने थे मेंडलीव के पास, 8 एंड पीरियड्स कितने थे, 6। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना सिलेबस शॉर्ट हो चुका है, तो आप जो भी चैप्टर कर रहे हैं आप उसको अच्छे से करिए ताकि कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ जाए और आप पजल ना हो पेपर में। तो ये था हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। कुछ बच्चे टेबल रटना शुरू कर देते, तो इसको नहीं आपने समझना है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि किस साइंटिस्ट ने कैसे अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 5.2.1 विच इज़ ऑन पेज नंबर 83। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। बेटा अब हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को जब हमने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इतना ख़ास क्यों माना जाता है। एक्चुअली जो हमारे पास अब पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें ज़्यादातर जो हमने बेसिक चीज़ें, जो फंडामेंटल चीज़ें जो हैं वो मेंडलीव ने ही दी थी। ठीक है, तो उसके बारे में अचीवमेंट्स पढ़ लेते हैं। क्या है सबसे पहले नंबर पे,
मेंडलीव ने क्या किया, कई जगह पर इसने पहले तो इसने ये बोला था ना कि मैंने एलिमेंट्स को प्लेस किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से, कि जिसका सबसे कम मास है वो पहले आएगा, जिसका ज़्यादा मास होता जाएगा वैसे वैसे हम उसको 1 बाय 1 करके प्लेस रखेंगे एलिमेंट्स को। और इन कुछ जगह पे अगर आप देखेंगे, जैसे कोबाल्ट और निकल का है पोजीशन, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93 एंड निकल का है 58.71। तो लॉ के हिसाब से तो निकल पहले आना चाहिए था ना और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका रीज़न उसने पहले बता दिया, ठीक है। उसने इसका ये रीज़न दिया कि इस तरह से मैंने इसको इसलिए प्लेस किया हुआ है क्योंकि ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोबाल्ट की इन दोनों से मैच कर रही हैं, ठीक है। इसलिए उसने जो है जी सीक्वेंस को इन्वर्ट करा है सो दैट टू मेक द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप, ताकि जो ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच कर जाए। तो ये तो थी उसकी फर्स्ट अचीवमेंट। एंड सेकंड नंबर पे उसने क्या किया, मेंडलीव ने कुछ गैप्स लेफ्ट कर दिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको पता लगेगा कुछ गैप्स उसने छोड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे स्पेस है। तो उसने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर 63 एलिमेंट्स हैं इससे ज़्यादा डिस्कवर नहीं होंगे। उसने बोला कि आने वाले एलिमेंट्स जिनकी अभी तक डिस्कवरी भी नहीं हुई है उनके लिए मैंने ये गैप्स को लेफ्ट किया है। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, जो उसकी अचीवमेंट में हम काउंट करते हैं, कि जिन जगह पे उसने स्पेसेस छोड़ा था ना, गैप्स को छोड़ा था, उसने कहा कि इन गैप्स के नाम भी उसने रख दिए थे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, ए का एल्यूमिनियम, वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज फॉर दिस हियर। आप देखेंगे कि उसने गैप्स के नाम रख दिए, जैसे ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन। उसने नाम भी पहले मेंशन कर दिए उसके अकॉर्डिंग। ए का बोरोन मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे गैप कोई छोड़ा है, लेफ्ट करा है गैप, तो इसमें जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ बोरोन से मैच करेंगी। सेकंड नंबर पे जो उसने गैप लेफ्ट करा, उसका उस गैप का नाम, उस खाली स्पेस का नाम उसने क्या रख दिया, ए का एल्यूमिनियम। मीन्स कि यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट आएगा जिसका नाम ये तो पता ही है कि एल्यूमिनियम नहीं होने वाला, लेकिन उसने सुफिक्स लगा दिया ना, कुछ एडिशन कर दिया कि ए का एल्यूमिनियम मीन्स एक एलिमेंट ऐसा आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मैच करेंगी, एल्यूमिनियम से। और इसी तरह से जो थर्ड नंबर पे खाली स्पेस था, खाली गैप था, उस पर उसने नाम लिख दिया ए का सिलिकॉन। मीन्स कि अगर ये गैप है मेरे पास, सिलिकॉन मीन्स कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से मैच करेंगी। तो आगे जाके जब हमारे पास एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो येस, जो ए का बोरोन था वो स्कैंडियम था, जो ए का एल्यूमिनियम था वो क्या था, गैलियम था, और जो ए का सिलिकॉन था उस स्पेस में कौन सा एलिमेंट आया, जर्मेनियम। तो इसी तरह से यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, ये एक का एल्यूमिनियम जो मेंडलीव ने बोला था, ये उसका एटॉमिक मास है, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला है और उसका क्लोराइड के साथ रिएक्शन का फॉर्मूला है। और जो गैलियम डिस्कवर हुआ बाद में, अगर मेंडलीव ने 68 एटॉमिक मास बताया था उसका, तो यस आगे चल के उसका ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया गैलियम का। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय में मेंडलीव के लिए कि उसने उन एलिमेंट्स के लिए भी स्पेसेस, पोजीशंस डिसाइड कर ली थी जो एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे। जैसे अब लास्ट में ये देखिए, उसने कुछ गैप्स छोड़े, जैसे अगर आप उसका टेबल देखें ना अच्छे से, ये देखिए यहाँ पे उसने कुछ गैप्स छोड़े। अब ये जो गैप्स थे अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ये गैप्स मैंने इसलिए भी लेफ्ट करे हैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीव कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे, यस, तो जो गैप्स उसने लेफ्ट किए थे वो गैप्स इस तरह से थे कि किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा हमें, वो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास न्यू एलिमेंट आएगा वो उस गैप में एडजस्ट हो पा रहा था। इस तरह से उसने अपना पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया था। जैसे जो इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस आपको पता है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, वो लास्ट जो वैलेंस शेल होता है वो टोटली कंप्लीट होता है, तो इसलिए उनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो उनके लिए भी उसने पहले से ही अलग से ग्रुप बना के उसमें गैप्स लेफ्ट करे हुए थे। तो ये था हमारे पास मेंडलीव का अचीवमेंट कि उसने क्या क्या अचीव किया था अपने पीरियोडिक टेबल में।
तो जो गैसेस बाद में जाके डिस्कवर हुई उसके पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट हो पाई। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही गैप्स जो थे वो लेफ्ट कर दिए थे। अब कुछ कुछ इतना काम करने के बाद भी कुछ ना कुछ जो लिमिटेशंस थी वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पाई गई। अब हम उसको देखेंगे, विच इज़ ऑन पेज नंबर 84। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टेक अ लुक एट द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। देखिए, जो मेंडलीव्स था उसको उसके पास हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये देखिए, ये तो अल्कली मेटल भी है। अल्कली मेटल क्या? जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लास्ट वैलेंस शेल में, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अल्कली मेटल बोलते हैं। तो ये अल्कली मेटल्स की कैटेगरी में भी आ रहा है और ये हैलोजेंस की कैटेगरी में भी आ रहा है। कैटेगरी हैलोजेंस क्या होते हैं? जिनके पास लास्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम अल्कली मेटल्स की वैलेंसी चेक करें तो वो भी 1 आएगी और हैलोजेंस की वैलेंसी जो है वो भी 1 आएगी। तो इस तरह से जो था, ये नहीं पता चल पा रहा था कि क्या हाइड्रोजन मेटल में रखा जाए, इसको मेटल की कैटेगरी में रखा जाए या उसे नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा जाए। तो नो फिक्स पोजीशन वाज गिवन टू द हाइड्रोजन एट दैट टाइम। उसके बाद आइसोटोप्स के बारे में भी कुछ नहीं पता चला। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जिसमें एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। अब उसमें देखिए मास तो ज़रा ज़रा पॉइंट पॉइंट से बढ़ रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। तो जो आइसोटोप्स के लिए उसकी पोजीशन नहीं मिल पाई उसको, और ना ही वो फिक्स कर पाया पोजीशन हाइड्रोजन की। तो ये उसकी जो है 2 मेन लिमिटेशंस थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। और जो 3rd नंबर पे है हमें लिमिटेशन मिलेगा, वो मिलेगा पेज नंबर 85 पे। यहाँ पर फर्स्ट था हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं कर पाया, वो एक्यूरेट पोजीशन नहीं दे पाए हाइड्रोजन को। सेकंड नंबर पे आइसोटोप्स की जो थी उनकी क्लासिफिकेशन नहीं हो पाई मेंडलीव से कि उनको कहाँ पे रखा जाए। जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उनको कहाँ पे, उनको कौन सी पोजीशन दी जाए। जैसे क्लोरीन, यहाँ पे एग्जांपल आपको दी हुई है, जैसे क्लोरीन का 35 एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है 17, लेकिन एटॉमिक मासेस में जो डिफरेंट आता है, जैसे क्लोरीन 35 है मास, यहाँ पे क्लोरीन 37 है। तो ये नहीं पता चल पा रहा था कि कहाँ पे इसको आइसोटोप्स कहाँ पे आएंगे एलिमेंट्स के। और नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन कि एटॉमिक मासेस जो थे वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे थे रेगुलर मैनर में। अगर आप उसका पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो कई जगह पे तो जो हैवी ज़्यादा इंक्रीज एटॉमिक मास है वो पहले रखा गया है और जो लेस एटॉमिक मास है वो बाद में रखा गया। तो इस तरह से जो 3 लिमिटेशंस हैं ये हैं हमारे पास मेंडलीव की। और इसके बाद हमारा जो शुरू होगा वो स्टार्ट होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स होगा वो स्टार्ट होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने क्लासिफाई किया, डिस्कवर किसने किया? ये डिस्कवर किया हेनरी मोज़ले ने 1913 में। अब हेनरी मोज़ले के पीरियोडिक टेबल में और बाकियों के पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस था? इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मासेस के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ को या एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे, लेकिन जो हेनरी मोज़ले था इसने एटॉमिक मासेस को नहीं प्रेफर किया। इसने कहा कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसके हिसाब से अगर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। इसके जो लॉ है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो क्या कह रहा है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि प्रॉपर्टी, अगर हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर को स्टडी करना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर चेंज होते ही प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। तो बच्चों हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या आता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतना तो सबको पता है ना कि न्यूक्लियस में क्या कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं उसमें कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? वो होते हैं एटॉमिक मास। सारा का सारा एटॉमिक मास उन पे डिपेंड करता है।
आई होप आपने ये लॉ अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसका पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया। तो बेटा ये है आपका पीरियोडिक टेबल जिसको हम अब तक पढ़ रहे हैं। आप +1 में भी सेम चैप्टर करोगे केमिस्ट्री में। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या है, यहाँ से मैं पूरा व्यू ले नहीं पा रही हूँ, आप इस तरह से देख लीजिए। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। जो वर्टिकल लाइंस ऐसे ऐसे होती हैं उनको ग्रुप्स बोलेंगे। जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे। तो कितने पीरियड्स हैं हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है ये सभी के सभी मेटल्स हैं। मेटल्स एक तरफ आ गए। मेटलॉइड्स को हमने पिंक कलर से शो किया है। मेटलॉइड्स को हम बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये अलग करते हैं मेटल्स को नॉन मेटल से। यहाँ पे जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये जो टेबल है इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। क्लियर। अब हम इसके बाद करेंगे पेज नंबर 87 हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Good morning students. Today we will discuss about the position of elements in the periodic table. This is your page number 87 of lesson number 5, the periodic classification of elements. So let's start doing it. Firstly we will discuss about the position. So modern periodic table है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको ग्रुप्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको पीरियड बोलते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। सो वी कैन टेक अ लुक फ्रॉम दिस। ये जो वर्टिकल लाइंस बेटा इस तरह से ये हैं वर्टिकल लाइंस जो कि हैं 1 से लेकर 18 तक। अगर आप इसको इस तरह से काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 18 हैं। सो वर्टिकल लाइंस हमारे पास जिनको ग्रुप्स कहा जाता है वो कितनी है, 18 है। एंड हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह से, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। और कितने पीरियड्स हैं हमारे पास, 1 से लेके 7 तक। सो यही यहाँ पे लिखा है कि वी हैव 18 वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स जिनको ग्रुप्स कहा जाता है एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम पीरियड बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी 5.4 नाउ। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी 5.4। इस एक्टिविटी में क्या है, आपको लुक एट द ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 पीरियोडिक टेबल में देखिए और सभी एलिमेंट्स के नेम देखिए। ये लिखा है। सेकंड पॉइंट ये है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते जाइए। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की, जो ग्रुप 1 के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते जाइए और देखिए क्या सिमिलैरिटी आती है और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके लास्ट शेल में। तो सबसे पहले हम ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 बोला था। ग्रुप नंबर 1 आपके पास है ये वाला, हाइड्रोजन, हीलियम एंड सोडियम। तो ये जब हम डाउन टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे 1 बनेगा तो मतलब वो ग्रुप की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम में क्या सिमिलैरिटी है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। स्टूडेंट्स ग्रुप 1 के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लिख लिए मैंने, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अब ये मैंने सिंबल्स लिखे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे जो कि हमें बोला गया था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हमने करी तो हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गया, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके के शेल में, और 2 से ज़्यादा के शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। फिर वो किसको पास कर देगा, नेक्स्ट शेल को पास कर देगा। और नेक्स्ट शेल का नाम क्या है, एल शेल। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1, 2 + 1 कितने हो गए, 3। तो सोडियम में के शेल में, वैसे आपको ये दिमाग में रखना है कि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, बाकी बचे इलेक्ट्रॉन जाएंगे एल शेल के पास। और एल शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। तो देखिए 2 + 8 कितने हो गए,
10 हो गए और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया, क्योंकि एल शेल में ज़्यादा 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, तो वो जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एम शेल के पास चला गया। तो अभी हमने उसने हमें बोला था कि सिमिलैरिटी देखिए क्या है। हमने सिमिलैरिटी ये देखी है कि सबके पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो इन सभी एलिमेंट्स की जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी जो है वो कितनी बन रही है, 1 बन रही है। एक तो ये सिमिलैरिटी है, ठीक है, एंड वैलेंसी भी 1 बन रही है, और लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है इन द लास्ट शेल। क्लियर। और एक चीज़ है कि इंक्रीज क्या हो रहा है, फिर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो दो बातें हमने देखी हैं कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम में जाएंगे, यहाँ पे टॉप से बॉटम में जाएंगे तो हमने क्या देखा है कि वैलेंसी तो जो है वो रह रही है सेम, वैलेंसी सेम रह रही है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में वो भी क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। तो बेटा ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ये बॉक्स, ये फर्स्ट बॉक्स है। नंबर 2 पे आया कि अगर जो शेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखिए, ये दो बॉक्सेस आप ध्यान रखिए, ये एक्टिविटी 5 में हमें ये 2 पॉइंट हैं पता चले हैं, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइड बाय साइड आपको नोट्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ ही लिखा हुआ है कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से उन्होंने हमें एक और एक्टिविटी करने के लिए बोला है, विच इज़ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है वो ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करते हैं, और हम देखेंगे क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है। अब देखिए ग्रुप को देख लेते हैं। ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 9th, ये रहा ग्रुप नंबर आपका 17, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब हमने क्रॉस चेकिंग करनी है कि जो हमने पहले ये 2 बातें कही थी कि अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो क्या रह रहा है, सेम, वैलेंसी सेम रह रही है, और जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रह रहे हैं। लेकिन क्या इंक्रीज कर रहे हैं, शेल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो क्या फ्लोरीन और क्लोरीन में भी सेम रहेगा? तो फ्लोरीन का अटोमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का अटोमिक नंबर होता है 17। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 1, ये क्या, नहीं ये गलत हो गया, ये आएगा 2 and 7, तभी होगा ना 7 and 8 9, 7 + 2 9। तो क्लोरीन के केस में हमने क्या किया, 2 8 and 7। अब देखिए दोनों फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करते हैं। अब देखिए इस केस में भी यही हो रहा है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द लास्ट शेल, एंड क्या है, वैलेंसी कितनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी सिर्फ ऐसे आती है, ये 3 नंबर से ही वैलेंसी को शो किया जाता है। अगर लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन 5 6 7 या 8 आ जाते हैं तो इन सभी नंबर्स को हम 8 से माइनस करके वैलेंसी लिखेंगे। अब जैसे ये लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हम इसको क्या करेंगे, 8 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ग्रुप नंबर 17 की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके लास्ट शेल में, 7। तो बिल्कुल ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ये 2 पॉइंट्स मेन हैं, शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे थे, पहले 1 शेल था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, और जो वैलेंसी है वो सेम रहती है। ये देखिए, सो आई होप दिस क्लियर्स। एक्टिविटी 5.4 में यही 2 बातें हैं कि वैलेंसी जो है हमारी वो सेम रहेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल जो हैं वो सेम रहेंगे। यहाँ पे बेटा जो मैं बुक में हाईलाइट कर रही हूँ, आपको भी सेम लाइंस को हाईलाइट करना है, ताकि आप वीडियो ख़त्म होने के बाद उन हाईलाइटेड लाइंस को दोबारा से पढ़िए, सो दैट आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स जो है इंक्रीज़ करते जाएंगे। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी आपको पता है क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो नंबर हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब बच्चों ग्रुप के बारे में तो हमने डिस्कशन कर ली, ये ग्रुप्स होते हैं इनके बारे में डिस्कशन कर ली हमने, लेकिन अब हम इस तरह से डिस्कशन करेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज़ की डिस्कशन करेंगे, मतलब हम पीरियड्स की डिस्कशन करेंगे कि पीरियड्स में क्या होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिविटी को रीड कर लेते हैं। एक्टिविटी 5.5 के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को देखिए। ये रहा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको अभी दिखाया है, इसे ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सबसे पहले हम देखते हैं ये है कहाँ पे। ये रहे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखनी है इनकी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की। आपको बताना है कि अब इसमें क्या सिमिलैरिटी है। जैसे हमने ऊपर एक्टिविटी में ग्रुप्स की करी थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसी तरह से हम पीरियड्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और देखेंगे क्या सिमिलैरिटी आ रही है। बाद में हम जो ये नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है हम इसको रीड करेंगे। So let's start doing the electronic configuration of the second period element. तो स्टूडेंट्स जैसा हमने वट एवर वी हैव रेड इन एक्टिविटी 5.5 कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलने को बाद में सिमिलैरिटी करने को बोला गया था, तो इसी तरह से मैंने इन सभी हाईलाइटेड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करी यहाँ पे। तो ये देखिए लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए 2 इन द के शेल एंड 1 इन द एल शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। तो इसी तरह से जब मैंने सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दी, अब देखिए नियॉन है, नियॉन का आ गया 2 8। अगर इन केस वैसे हमें बोला नहीं गया, लेकिन अगर हम सोडियम का करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2 8 एंड 1 का मतलब एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो अब देखिए बैक टू द एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी 5.5। देखिए इसमें मैंने ये देखा कि शेल्स सेम रह रहे हैं। सो अब एक कंक्लूजन हमारे पास आ गया एक्टिविटी 5.5 करने के बाद कि नंबर ऑफ शेल्स आर सेम अलॉन्ग पीरियड। तो ये बॉक्स में डालूंगी मैं, और ये हमारा कंक्लूजन है, क्रक्स है एक्टिविटी 5.5 का। अब हम इसको रीड करते हैं कि हमारे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। सो यू विल फाइंड दैट एलिमेंट्स डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यस, ये देखा हमने लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन क्या सेम रह रहा है, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड के अलॉन्ग जितने भी एलिमेंट होंगे उनके पास सेम शेल्स हैं, लेकिन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यही मैंने लिखा है, अलॉन्ग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। तो बेटा इसी तरह से उन्होंने बोला है कि आप कोई भी पीरियड जो जैसे नेक्स्ट पीरियड है, पीरियड नंबर 3 है, आप खुद से ही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखिए। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो आपको सिमिलर ही मिलेगा कि शेल्स सेम रह रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रह रहे। तो बेटा ये था पीरियड्स का कंक्लूजन। तो ग्रुप्स में आपने पढ़ लिया, ग्रुप्स में क्या सेम रहता है, वैलेंसी सेम रहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, लेकिन पीरियड के लॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रह रहे हैं। क्या सेम रह रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स। तो बेटा ये था पेज नंबर 87 का सारा पॉइंट। आई होप इट क्लियर्स नाउ। और ये आप खुद करके देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, क्लोरीन और आर्गन का, ये भी ईजिली ही हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पेज नंबर 87 पे जो हमने एक्टिविटी 5.4 और 5.5 की, उसी के साथ हम जब नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो आपकी मेरे से, जब मैं आपको पिछली वीडियो में बता रही थी कि के, एल एंड एम शेल्स होते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में भी 8 होते हैं, तो ये कैसे पता लगेगा। बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज़ 2n²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हो सकता है आपको 1 मार्क MCQs में ये पूछ लिया जाए कि कैसे पता लग रहा है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो बेटा जैसे आपने ABC होती है ना अल्फ़ाबेट्स, तो वैसे याद रखनी है। पहले के आता है, के के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है। जो के शेल होता है, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला ये है 2n², तो अगर के है तो के की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे शेल होता है न्यूक्लियस के पास। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, मैं छोटा सा आपको बनाती हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर बिल्कुल पास वाला जो शेल है उसका नाम के होगा, इससे दूर वाले का होगा एल, और इससे दूर वाले का होगा एम। इसी तरह से काउंटिंग आगे चलती जाएगी। तो अगर के शेल है तो उसकी वैल्यू होती है 1, एल की होती है 2, एम की होगी 3, और इसके बाद जो आएंगे वो 4 5 6 कैसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हमारे पास था फॉर्मूला 2n², 2 लगा दिया, एन की वैल्यू 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि के शेल है, के का नंबर 1 होता है,
1 स्क्वायर डाला तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 2। इसका मतलब के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जो एल शेल है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई, एल शेल नंबर 2 पे आ रहा है तो एल की वैल्यू मतलब 2 हो गई, तो एन की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एम शेल में देखेंगे, एम शेल की वैल्यू 3 होती है, 3 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 3 ज़ार 9 सॉरी, एंड 9 2 ज़ार 18, सो 18। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन है जो कि आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे 18 होते हैं, लेकिन फिर भी कन्फिग्रेशन हम 2 8 8 करके रखेंगे, क्योंकि किसी भी शेल में 8 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ पे तो नंबर 18 है, लेकिन इसका जो है ना +1 में जाके आपको केमिस्ट्री में भी ये सेम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है ये केमिस्ट्री का, अगर आप +1 की बुक की बात करें तो उसमें जाके आपका सारा ये जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। तो बेटा यहाँ पे जो नीचे पैराग्राफ दिया होगा उसमें आपको ना मेंडलीव के बारे में थोड़ा सा फिर से बताया जाएगा, हाईलाइट किया हुआ थोड़ा सा, कि देखिए ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है ना, ये ज़्यादातर इसमें मेंडलीव का ही जो उसने सोचा, जो उसने उस समय पे एक्सपेरिमेंट्स किए पीरियोडिक एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, तो वही बेसिक थ्योरी ही ली गई, हेनरी मोसने ने भी वही ली। अब देखिए जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें हमने केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। तो यहीं पे ऑथर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप सोचिए, रिकॉल करिए कि आपने मेंडलीव में क्या पढ़ा है और आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ रहे हैं। तो बेटा आई होप इट्स क्लियर नाउ। इसके बाद हम बात करेंगे वैलेंसी की, एटॉमिक साइज़ की, यानी कि पेज नंबर 88 और 89 की। थैंक यू। Now students, we will study the important points which is on page number 88, लेसन नंबर 5 का आर्टिकल 5.3.2, और सबसे ज़्यादा मेन पेजेस 88 ही हैं। देखने में आपको ये काफ़ी छोटा लग रहा है वैलेंसी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के CBSE के क्वेश्चन पेपर में इन्हीं 2 लाइनों में से आपको पूछे जाएंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको यहाँ से मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको नोट से पढ़ाऊँगी और वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा। सबसे पहले हम इसमें पूछा क्या गया ये देख लेते हैं। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो ये थी डेफिनेशन, ये है वैलेंसी की डेफिनेशन। व्हाट इज़ वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अब एक्टिविटी 5.6 में क्या दिया हुआ है बच्चों, 5.6 में आपको ये बोला गया है कि वैलेंसी कैलकुलेट करो, किसकी, मैग्नीशियम की और सल्फ़र की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16 होता है। इसी के बाद उन्होंने आपको एक टास्क और दे दिया है कि 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब की वैलेंसी को चेक करिए, और ये बताइए कि वैलेंसी जब हम पीरियड्स इस तरह से पीरियड होता है ना, पीरियड के लॉन्ग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, जैसे ये हमारे पास पीरियड है, तो जब हम पीरियड के लॉन्ग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैलेंसी कैसे चेंज होगी, और जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो वैलेंसी कैसे चेंज होगी। तो ये बस, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ, इसके अलावा उन्होंने सिर्फ एक्टिविटी कर दी। अब मैं इसको बच्चों आपको पढ़ाऊँगी नोट से, और आपने बीच में वीडियो को पॉज करके उन नोट्स का क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो बेटा यहाँ पे ये नोट्स हैं, तो आप इस वीडियो को कहीं पे भी पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो वैलेंसी क्या होती है, हमने पिछली बुक वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं हम, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, और यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। तो वैलेंसी की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है। बेटा एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं चाहूँगी कि आप अपनी बुक के जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, इस तरह से आप उसके ऊपर लिख लीजिए कि जैसे जो ग्रुप नंबर 1 है उसका वैलेंसी 1 होगा, ग्रुप नंबर 2 का वैलेंसी 2 होगा, ग्रुप नंबर 2 के बाद ये जो डाउन आ रहा है ना, डाउनफॉल हो रहा है, यहाँ पे नहीं, 1 2 2 के बाद क्या नंबर आता है, 3, तो ग्रुप नंबर 13 का वैलेंसी 3 होगा, ग्रुप नंबर 14 का वैलेंसी 4 होगा, 15
15 का क्या होगा, 15 का फिर से 3 होगा, क्योंकि आपको ये मैंने बताया है कि वैलेंसी हमेशा 4 नंबर से ही रिप्रेजेंट होती है, या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, 5 6 7 8 नहीं होती है वैलेंसी। तो ग्रुप नंबर 15 की फिर से 3 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 0। तो देखिए जैसे मैंने इस तरह से लिखा है ना, ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 की 2, और ये डाउनफॉल आ रहा है, इसको नहीं आपने देखना। अब बिल्कुल इसके सामने पे लगे 2 नंबर के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और फिर से 4 नंबर के बाद क्या आएगा, 3 2 1 एंड 0। तो अभी के लिए आप इसको ट्रिक को याद रखिए दिमाग में। अब बैक टू द नोट्स। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बात बताऊंगी एक और। आपको याद होगा कि एक्टिविटी 5.4 जो हमने की थी, वहाँ पे ग्रुप 1 लिया था हमने, ये ग्रुप 1, मतलब हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन लिथियम एंड सोडियम। तो हमने कोई 3 एलिमेंट पिक कर लिए थे, ये हम थे हाइड्रोजन लिथियम एंड सोडियम। इन तीनों की हमने करी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करी तो हमें पता लगा कि इनके लास्ट शेल में तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी 1 थे, यहाँ पे भी 1 थे, यहाँ पे भी 1 थे, मतलब इनके पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, एक ही जा रहा है, और इसीलिए इनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब जो वैलेंसी है वो अलोंग द ग्रुप, वैलेंसी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम कितनी रहेगी, जो फर्स्ट ग्रुप में होगी, फर्स्ट एलिमेंट की वैलेंसी होगी, वही सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना डाउनवर्ड्स, वो सबकी वैलेंसी 1 होगी। और इसी तरह से हमने ये भी चेक किया था फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में, कि जो फ्लोरीन की वैलेंसी आ रही थी वही इसके नीचे जितने एलिमेंट्स आते हैं उनकी वैलेंसी आएगी। तो अब पता चला है कि मैंने आपको ये नंबर्स क्यों लिखवा दिए। ये नंबर्स मैंने आपको इसलिए लिखवा दिए कि अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 13, बताओ इसकी कितनी वैलेंसी होगी, तो अगर आपके पास टाइम ना हो उसको कैलकुलेट करने का, तो अगर आपने नंबर्स के साथ नंबर ये याद रखे होंगे, ग्रुप नंबर के साथ ये नंबर याद रखे होंगे, तो फटाफट से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि ग्रुप नंबर 13 है और उसकी वैलेंसी 3 होने वाली है। तो ये तो थी ग्रुप की बात। अब हम करेंगे पीरियड्स की बात। पीरियड्स की बात भी हमने यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स है, लिथियम बेरिलियम बोरोन। ये देखिए पीरियड नंबर 2, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। तो देखो इनकी वैलेंसी भी हमें पता है कि वैलेंसी इनकी क्या करती है, वैलेंसी इनकी इंक्रीज करती है बाय द नंबर ऑफ 1। जैसे ये लिथियम है, इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 1 रहेगी वैलेंसी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम 8 - 5 करके लेंगे, कितना आ गया 3। 6 है तो 8 - 6 कितना आ जाएगा 2, 8 - 7 कितना आएगा 1, 8 - 8 कितना आएगा 0। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैलेंसी जो है हमेशा 4 नंबर से रिप्रेजेंट होगी, 1 2 3 एंड 4। 5 6 7 8 में वैलेंसी नहीं बताते, जब नंबर 4 से ज़्यादा चला जाता है तो हम इसको किससे माइनस कर लेते हैं, 8 से माइनस कर लेते हैं। तो देखिए ये आपको पता लगा। अच्छा चेक कर लेते हैं कि जो मैंने यहाँ पर ट्रिक्स लिखवाई हैं आपको, क्या ये सही है या नहीं। जैसे ऑक्सीजन नंबर 8 है, देखिए ऑक्सीजन कहाँ पे आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ग्रुप नंबर 16 में, इसकी वैलेंसी कितनी 2, तो यहाँ पे हमने इसकी वैलेंसी कितनी देखी है 2। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसके नंबर्स डाल लोगे ना ऊपर तो ये आपको ही हेल्प होगा। ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये नहीं आते पेपर में आपको, ये +1 का पोर्शन है, वो +1 में ही अगर आप केमिस्ट्री रखेंगे, साइंस रखेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा। तो बेटा आई होप इट क्लियर। अब जो यहाँ पे दिया गया यही चीज़ दी गई है, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स का किए हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आपको बस समझाया गया। उसी तरह से यहाँ पे भी ग्रुप 17 के मतलब क्रॉस चेकिंग कर लें बच्चे, इसलिए उन्होंने 2 बार करके आपको बताया गया। तो आप इनका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्टिल कर लेती हूँ कैमरा को, आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, ये ग्रुप के अलॉन्ग था वेरिएशन, और समझ आनी चाहिए बात, आपको थ्योरी नहीं आएगी इसके ऊपर, आपको कुछ एग्जांपल्स ही आएंगी, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। ये रहा पीरियड के अलॉन्ग, कि जैसे उन्होंने कोई एक पीरियड ले लिया, पीरियड के भी उन्होंने आपको बता दिया है कि अगर ग्रुप 1 है उसकी वैलेंसी 1 रहेगी, 2 की 2 रहेगी, 13 की 3 रहेगी, 14 की 4। तो इसको आप ना ग्रुप के ऊपर ही लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो आई होप इट क्लियर्स नाउ। देखिए बुक में तो बहुत छोटा सा दिया गया है, बुक में इतना बड़ा करके नहीं दिया गया है।
बुक में देखिए सिर्फ इतना सा दिया गया है। तो बुक में जो ये जो एक्टिविटी दी है ना वो हमने कर ली हुई है ऑलरेडी एक्चुअली 5.4 में और 5.6 में। तो बेटा ये थी आपका वैलेंसी। अब हम एटॉमिक साइज़ को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज़ को। एटॉमिक साइज़ क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक साइज़ का मतलब होता है रेडियस ऑफ द एटम। एंड रेडियस ऑफ एटम का मतलब क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस से अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हमारा इस शेल में यहाँ पड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस से इस शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लास्ट आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़। अब जो एटॉमिक रेडियस या साइज़ होता है वो पिकोमीटर में हम लिखते हैं। 1 pm क्या मतलब? पिकोमीटर। और ये 1 पिकोमीटर अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर्स। तो ये यूनिट आप याद रख लीजिए। हाइड्रोजन का साइज़ कितना होता है? 37 पिकोमीटर। हाइड्रोजन का जो साइज़ होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, वो बहुत छोटा होता है। एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। एक्टिविटी में क्या बताया गया? एक्टिविटी में कुछ आपको पीरियड 2 के एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनके एटॉमिक रेडियस आपको दिए गए हैं। तो मैं तो आपको ये सुजेस्ट करूँगी कि आप इनको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार सिलेबस कट शॉर्ट हुआ है, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी गिवन पोर्शंस में से ही आपको क्वेश्चंस पूछ लें। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि इनको अरेंज करिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको क्या लग रहा है आपको कि किसका साइज़ लार्जेस्ट है और किसका साइज़ स्मॉलेस्ट है, ये आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद उन्होंने ये पूछा है कि अगर एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, क्या बढ़ेगा या कम होगा? ये देखिए, अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, जैसे 20, 21, 22। तो एटॉमिक साइज़ के बारे में वो पूछ रहे हैं, क्या एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बेटा इसको ना हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जो है हमारा ग्रुप के अलोंग, जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? क्या वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? और दूसरे नंबर पे जब हम पीरियड के अलोंग चेक करेंगे लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा किसी एटम का? क्या वो बढ़ेगा या वो कम होगा? तो इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप के अलोंग देख लेते हैं। सो ग्रुप के अलोंग हम चेक करेंगे, कोई भी यहाँ से आप ग्रुप ले लीजिए। सो ग्रुप नंबर 1 ले लीजिए। हम ले लेते हैं ये दोनों, ग्रुप नंबर 1 का लिथियम एंड सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ये दोनों बेटा ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2 1 और इतना कितना आ गया? 2 8 1। तो देखिए, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, लिथियम का ये के शेल है और ये लिथियम का क्या हो गया? एल शेल हो गया। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये लिथियम के केस में, ये सोडियम के केस में, ये सोडियम के केस में। अब आपको बताइए कि दोनों में से किसका साइज़ बड़ा है? क्या लिथियम का साइज़ बड़ा है या सोडियम का साइज़ बड़ा है? लिथियम में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सोडियम में भी 2 आ रहे हैं। लिथियम में एल शेल में, यहाँ पे मैं लेबल कर देती हूँ, एल शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन सोडियम में एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो और उसके एम शेल में इसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप, द साइज, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो ये आप अपने दिमाग में पॉइंट बिठा लीजिए कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब हम दूसरी एग्जांपल लेंगे कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हम कोई भी एलिमेंट पिक कर लेते हैं। सपोज़ करो एक हम कर लेते हैं सोडियम और एक हम कर लेते हैं एल्यूमिनियम, ये 2 कर लेते हैं। या आप मुझे बता सकते हैं, पर आप कैसे बताएंगे, मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। तो चलिए सोडियम और मैग्नीशियम ले लेते हैं, ये दोनों ले लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स। अब देखेंगे इसमें क्या आएगा। तो बेटा ग्रुप में आपने देख लिया कि जब हम
ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम द साइज, अटोमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस। लेकिन हम पीरियड के बारे में बात करेंगे। पीरियड में मैंने आपको पहले बताया कि हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब सोडियम का नंबर कितना होता है 11 एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का कितना होता है 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, के शेल में 2 8 एंड 1 एंड मैग्नीशियम के केस में 2 8 एंड 2। अब हम इनकी डॉट स्ट्रक्चर बना के ना, इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर बना के इसके साइज़ को कंपेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के आसपास के शेल, ये एल शेल, सॉरी एम शेल, ये एल शेल। तो ये हो गया सोडियम, और ये हमारे पास क्या हो गया मैग्नीशियम। एन न्यूक्लियस, के शेल, एल एंड एम शेल। देखिए वैसे मैंने बड़े बड़े बना दिए, लेकिन सेम ही रहेगा ये, के एल एम। तो इलेक्ट्रॉन्स 2 इन द के शेल, 8 इन द एम शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ पे भी 2 इन द के शेल एंड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताइए कि इसके पास हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम के पास, इसके पास हैं 12 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये आता है लेफ़्ट पे, ये आएगा राइट पे, जैसे इस तरफ, ऐसा ही है ना सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्वेश्चन क्या था, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे अटोमिक साइज़, तो अटोमिक नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि पहले 11 था, बाद में 12 है। अटोमिक साइज़ का क्या बनेगा? तो बेटा ये आपको याद रखना है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, पीरियड की बात कर रहे हैं, अगर हम पीरियड की बात कर रहे हैं और हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। पहले 11 था, 12 हो गया, जैसे ऐसे ही आते हैं ना पीरियड में। तो इसका 11 था, इसका 12 हो गया, लेकिन जो साइज होगा वो डिक्रीज करेगा। सारा क्वेश्चन ही ये है। अब मैं बता रही हूँ क्यों साइज डिक्रीज कर रहा है। देखो इसके न्यूक्लियस के पास हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 ही प्रोटॉन्स हैं सोडियम के पास। मैग्नीशियम के पास कितने? 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्रोटॉन्स। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब देखिए ये जो है इसका साइज बड़ा होगा, मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा। क्यों बेटा? किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन पुल की वजह से, इलेक्ट्रॉन पुल की वजह से। अब ऐसा क्यों? इसका जो न्यूक्लियस है ना, एल शेल है जी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होगा, क्लियर? इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो रहा है न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि ये दोनों के कौन से शेल में? एल शेल में। इसके एल शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस के टुवर्ड। इसके एल शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो किसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियस की तरफ। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप बताइए। एक जना फोर्स लगाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचा चला जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्शन मिलके लगाएंगे? तो आप ये याद रखिए, अगर शेल्स सेम हैं, जैसे KLM, अगर शेल्स सेम हैं और लास्ट शेल में अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो साइज बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ज़्यादा हैं, जिसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, उसका साइज छोटा हो जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन पुल, बिकॉज न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। तो बेटा इसका यही दिमाग में रखना है आपको। अगर आप किसी 2 एलिमेंट्स को आपको पेपर में कंपेयर करने के लिए आ गया है, सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए। लास्ट शेल में जिसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ पिकोमीटर से इनका साइज़ कम हो जाएगा और इसका साइज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पास 1 है। अगर इसके पास 3 हो, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो और मैग्नीशियम हो, तो एल्यूमिनियम के
3 हो जाएगा ना लास्ट में इलेक्ट्रॉन, तो जिसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक पुल। इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। बेटा यही है आपका एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट, और आपने इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना अगर आपको नहीं पता चलेगा। और आई होप इट क्लियर नाउ। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, नो डाउट एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है, 1 3 3 से 11, 11 से 19, और इसका साइज़ भी बढ़ रहा है। साइज़ क्यों बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज़ क्यों बढ़ रहा है ग्रुप के लॉन्ग जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं? क्योंकि बेटा शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जब पीरियड में हम जाते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं पीरियड्स के लॉन्ग, तो शेल इंक्रीज ही नहीं होता, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। और जिसके लास्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका साइज़ छोटा हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक पुल। इलेक्ट्रॉन्स ना न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन करना शुरू हो जाते हैं। एक ही डिस्टेंस पे देखो, एक ही दूरी पे एक बच्चा खड़ा है न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, और 2 बच्चे खड़े न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादा पुल किन की रहेगी, ज़्यादा फोर्स कौन लगा सकता है? 2 बच्चे जो एक ही डिस्टेंस पे खड़े हैं। यहाँ पे आपका टीचर खड़ा है जो न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एक ही डिस्टेंस पे एक बच्चा है, एक डिस्टेंस पे ये 2 बच्चे हैं। ये 2 बच्चे क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताइए कौन ज़्यादा फोर्स लगा सकता है? यस, ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और क्या करेंगे, अपना साइज़ छोटा कर लेंगे। तो यही था इसका कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। बुक को देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, एंड क्यों इंक्रीज कर जाता है, सॉरी क्यों डिक्रीज कर जाता है एटॉमिक साइज़? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा पुल करते हैं, जिसकी वजह से साइज़ रिड्यूस हो जाता है। और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि शेल्स क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। इसके बाद बेटा हम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5.9 को देख लेते हैं। एक्टिविटी 5.9 में क्या है कि आपके पास एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड में, एग्जामिन कीजिए और उसको बताइए उनमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, और मेटल्स किस तरफ होते हैं, नॉन मेटल्स किस तरफ होते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल ही देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल। बेटा यहाँ पे जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये सब मेटल्स हैं। ये जो पिंक कलर में नज़र आ रही है ये मेटलॉइड्स हैं, मतलब इनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये नॉन मेटल्स हैं। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स ऑन द राइट। एंड बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स जो होते हैं मेटलॉइड्स बोल देते हैं उनको। क्यों बोल देते हैं बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स इनको? बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेरिलियम, ये क्यों होते हैं बॉर्डर लाइन? क्योंकि ये डिफरेंट कर रहे हैं, सॉरी सेपरेट कर रहे हैं मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ। तो ये जो एक्टिविटी में पूछा गया वो तो हमने कर दिया क्लियर। अब उन्होंने बताया द मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। ये सोडियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, देखिए ये लेफ्ट पे है ना, सोडियम एंड मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पे। तो उन्होंने कहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे सल्फर और क्लोरीन ये किसके साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे है। सल्फर कहाँ है आपका, ये रहा सल्फर और ये रहा क्लोरीन, तो ये राइट में है। तो यही वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मेटल्स लेफ़्ट में होंगे, नॉन मेटल्स राइट में होंगे, और जो बीच में होंगे वो होंगे मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स के पार्ट बेटा मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। और उसके बाद अब हम इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे 5.10 है, व्हाट डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। आपको क्या लगता है कि जब ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से लूज़ कर सकते हैं? क्या वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे, क्या वो नहीं करेंगे ग्रुप के अलॉन्ग, और या पीरियड के अलॉन्ग क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या नहीं लूज़ करेंगे? तो इन सब को हम इसमें पढ़ेंगे अभी। 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है इसका मतलब होता है लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करता है, मेटल्स, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब गेन इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या होता है, माइनस का साइन आता है ना, जब लूज़ करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव का साइन आता है। तो ये होता है नॉन मेटल। सबसे पहले तो आप ये बात को याद रखिए। अब ये देखिए मेटेलिक
करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर के मेटल्स, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड एज एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका क्या मतलब है? मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, मेटल्स देखिए मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर कम होगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। यही तो हो रहा है, मेटल्स हम कम करते जा रहे हैं, मेटल्स को तो पास करते जा रहे हैं ना हम, जब जैसे लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज़ होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज़ होता जाएगा, जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। और जब हम ग्रुप में जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर, तो क्या होगा? ग्रुप के तरफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और जैसे ग्रुप की बात करें तो जो जैसे मैंने ये ग्रुप पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ करता जाएगा। ये मेटल्स की लाइन ही रहेगी क्योंकि इसमें कोई नॉन मेटल नहीं आ रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल बट स्टिल इसको हमने मेटल्स में रखा हुआ है, तो ये एक एक्सेप्शन है। आप +1 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो हाइड्रोजन को छोड़ के विच इज़ एन एक्सेप्शनल केस, मेटेलिक करेक्टर जो होगा ग्रुप में तो इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन पीरियड में डिक्रीज़ करता जाएगा। क्यों? क्योंकि पीरियड में कुछ हिस्से के बाद क्या शुरू हो रहे हैं? नॉन मेटल शुरू हो रहे हैं। तो दोबारा से ये लाइन पढ़ लीजिए, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड में डिक्रीज कर जाता है। एंड ग्रुप में जैसे हम नीचे जाएंगे तो मेटल्स वाली लाइन ही तो है, तो मेटल्स क्या रहेगा? मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो पूछेंगे, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं या मेटल्स की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मतलब वो नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यस, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है। और मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेने, सारे के सारे आपके आंसर्स इसी 2 पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5.1। अब एक्टिविटी 5.1 बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि टेंडेंसी क्या होती है, जैसे हम लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, तो क्या टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की? तो बेटा जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं ना, मतलब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो यस टेंडेंसी जो है वो क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। क्यों इंक्रीज़ करेगी? बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करेक्टर होता है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ होता जा रहा है। यही लाइन आएगी दोबारा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड, क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। और टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन एज यू गो डाउन, अच्छा गेन तो होते ही नहीं है। अगर हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, ग्रुप में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब अगर मेटल्स ही हैं ना, वो इस मेटल की बात कर रहे हैं, इस ग्रुप की, ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो जो गेन वाला इलेक्ट्रॉन, जो लूज़ करने वाला करेक्टर है या मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो ये बेटा था आपका आंसर। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं हेल्प। यस, आप ना इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट वेट। यस स्टूडेंट्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ट्रेंड्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो टेबल है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कॉन्सेप्ट वही रहेगा। लेट मी टेक द कैमरा दिस साइड। यस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम रहेगा लेकिन ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। जस्ट जूम द वीडियो। वेट एक मिनट। देखिए यहाँ पे जो है आपको समझने में इजी होगा। ये ग्रुप्स लिखा हुआ है, ग्रुप में वैलेंसी किस तरह से वेरी करेगी, क्या रीज़न है उसका, पीरियड में वैलेंसी कैसे वेरी करेगी, क्या रीज़न रहेगा, एंड एक मिनट, बस एक मिनट, एटॉमिक साइज़ कैसे वेरी करेगा ग्रुप में, रीज़न क्या रहेगा। तो मैं अभी कैमरा स्टिल करती हूँ और आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, तो मेटेलिक करेक्टर को इसमें से स्टडी कर लेते हैं। मेटेलिक करेक्टर नहीं कर सकते। सो देखिए मेटेलिक करेक्टर जो है इंक्रीज़ करेगा जैसे हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। क्या रीज़न है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या है? डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि उस लाइन में हमेशा मेटल्स ही होंगे ना, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा?
डिक्रीज़ करेगा। इसी तरह से पीरियड के अलॉन्ग हम देख लेते हैं, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करेगा जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता जाएगा, मेटल्स ख़त्म होते जाएंगे, नॉन मेटल्स स्टार्ट होते जाएंगे, ऐसा ही होता है ना। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीजेज अलॉन्ग लेफ्ट टू राइट। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। सो आई होप इट क्लियर्स।